शुरू से लेके चलूंगा, कब से कब कैसे क्या स्थिति हुई है उसके बारे में बिल्कुल एक एक बिंदु बताऊंगा दोस्तों। आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। एक समय भारत के इतिहास का हमें आपको याद रखना है, और वो समय है 7वीं सदी से लेकर सन 1206 ईस्वी का जो काल है। इस 1206 ईस्वी का जो समय था, इस समय को कहा जाता है भारत के इतिहास में राजपूत काल। कौन कहा जाता है दोस्तों? राजपूत काल। तो 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी के काल को कौन सा काल कहा जाता है? राजपूत काल। देखिए दोस्तों, इसी को अगर दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो इसी को कहते हैं सामंतवाद युग। कौन सा युग कहते हैं? सामंतवाद युग। इसी को अगर दूसरा तीसरा नाम पूछा जाता है तो इसको कहते हैं उत्तर प्राचीन काल। देखिए दोस्तों, मैं आपको इनकी बातें बताता हूं। 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी का काल कौन सा काल हुआ? राजपूत काल। इसी को क्या कहा गया? सामंतवाद युग। इसी को क्या कहा गया? उत्तर प्राचीन काल। देखिए दोस्तों, राजपूत काल क्यों कहा गया? क्योंकि 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी तक राजपूत शासकों ने स्वतंत्र रहकर क्या किया था? शासन। स्वतंत्र रहकर क्या किया था? शासन। इसीलिए इस समय को भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? राजपूत काल। राजपूतों ने जो शासन किया था वो किया था किसके माध्यम से? सामंतों के माध्यम से। इसीलिए इस युग को कहा जाता है सामंतवाद का युग। कौन सा युग कहा जाता है दोस्तों? सामंतवाद का युग। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 1206 ईस्वी के बाद में राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को खोया। राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को खोया, वर्चस्वता को खोया, और ये दूसरी शक्तियों के अधीन हो गए। और ये दूसरी शक्तियों के अधीन हो गए। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1206 ईस्वी के बाद के समय को हम कौन सा काल नहीं कह सकते? राजपूत काल। अब आपकी समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई है तो पुनः बताता हूं। 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी का काल था दोस्तों, उसको कहते हैं कौन सा काल? राजपूत काल। राजपूत काल क्यों कहा गया? क्योंकि राजपूतों ने इस समय स्वतंत्र रहकर क्या किया था? शासन। इसीलिए इस समय को क्या कहा गया था? राजपूत काल। राजपूतों ने शासन किया था किसके माध्यम से? सामंतों के माध्यम से। इसीलिए इसको क्या कहा गया था? सामंतवाद का युग। और आपको याद रखना है दोस्तों, 1206 ईस्वी के बाद राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को खो दिया और दूसरी शक्तियों के अधीन हो गए। इसलिए 1206 ईस्वी के काल को हम कौन सा काल नहीं कह सकते? राजपूत काल। क्लियर दोस्तों? चलो दोस्त आगे चलते हैं। तो राजपूत काल नहीं कह सकते। अब आपको ध्यान रखना है, राजपूतों ने अपनी शक्तियों को क्यों खोया? तो कारण आपको पूछा जाता है, तो कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला तो यह कारण है राजपूतों में एकजुटता का अभाव। एकजुटता का क्या पाया गया? अभाव। ठीक है दोस्तों। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे शासक को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे शासक को नीचा दिखाने के लिए विरोधियों से मिलना। राजपूतों ने अपने ही राजपूत शासकों को नीचा दिखाने के लिए विरोधियों से हाथ मिला लेते थे। इसलिए राजपूतों ने सब अपनी यहां पर जो अपनी वर्चस्वता जो कायम थी उसको खो दिया। और 1206 ईस्वी के बाद में राजपूत कहीं तो किसके अधीन हो गए साहब? मुगलों के। कहीं अधीन हो गए किसके? मराठों के। और कहीं अधीन हो गए किसके? पिंडारियों के। और कहीं अधीन हो गए किसके साहब? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी के। अर्थात 1206 ईस्वी के बाद के काल को हम राजपूत काल नहीं कह सकते। क्लियर? हाँ जी, कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए पुणे में आपको बता रहा हूं, 7वीं सदी से 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी का समय था, उसको भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? राजपूत काल। ठीक है। राजपूतों ने इस समय स्वतंत्र रहकर शासन किया था, इसलिए इसको राजपूत काल कहते हैं। और राजपूतों ने शासन किया था किसके माध्यम से? सामंतों के माध्यम से। इसलिए इसको कहा गया था कौन सा युग? सामंतवाद का युग। आपको ध्यान रखना, ये सीधा सा समय पूछा जाता है। लेकिन 1206 ईस्वी के बाद में जो राजपूतों की वर्चस्वता थी उसको उन्होंने कायम नहीं रख सके और अपने आप को दूसरी शक्तियों को क्या कर दिया? हवाले कर दिया। और कहीं जैसे मुगलों के अधीन हो गए, कहीं मराठों के अधीन हो गए, कहीं पिंडारियों के अधीन हो गए, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहकर शासन करने लगे। इसलिए 1206 ईस्वी के बाद के काल को हम कौन सा काल नहीं कह सकते? राजपूत काल। क्लियर?
सत्येंद्र जी शर्मा जी, जो आप बात कर रहे हो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा अभी मैं टॉपिक पे चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां से मैं आगे चलता हूं, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अब मुगल राजपूत संबंध की। शुरू से जोड़ के चलूंगा, 1857 की क्रांति आपको बाद में लेके पहुंचूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले हमें देखना है पहले किस प्रकार से हमारे यहां पर शासन हुआ करता था। मुगल राजपूत संबंध, पहली चीज देखिए, भारत के इतिहास में मुगल काल का समय कहा जाता है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के समय को कौन सा काल कहा जाता है? मुगल काल। मुगल शासन का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है, तो मुगल शासक का संस्थापक अगर से पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएगा? बाबर। कौन हो जाएगा? बाबर। ठीक है दोस्तों, मुगल काल का समय 1526 से 1707, मुगलों का संस्थापक पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाता है, तो वो कौन हो जाएगा? आपका बाबर हो जाएगा। उसके बाद बात करूं मुगल राजपूतों की, तो देखिए मुगल राजपूतों में संधियों की उल्लेख करता हूं मैं, आपको यहां पर सीधा सा ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया है। तो मुगलों से संधि करने वाली राजपूताने की प्रथम रियासत, तो दोस्तों आपको याद रखना है, मुगलों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? आमेर। कौन सी रियासत थी दोस्तों? आमेर। और आमेर का जो शासक था वो कौन था? भारमल। कौन था? भारमल। भारमल ने, आपको याद रखना है, 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कहां पर की थी? मुगलों की अधीनता कहां पर स्वीकार की थी? सांगानेर। और सांगानेर कहां पड़ता है? जयपुर में। तो मुगलों के बारे में बात कर रहा था, मुगल राजपूत संबंधों के बारे में तो याद रखना है आपको। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राजपूताने की प्रथम रियासत जिसने मुगलों के साथ संधि की थी, तो वो कौन सी हो जाएगी? आमेर। आमेर का शासक कौन था? भारमल। भारमल ने कब अधीनता स्वीकार की थी? 20 जनवरी 1562 को। कहां पर की थी? सांगानेर, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, याद, पहला प्रश्न तो यह बन जाता है कि राजपूताने की प्रथम रियासत जिसने मुगलों के साथ संधि की थी, तो कौन सी हो जाएगी? आमेर। शासक पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा? भारमल। भारमल का एक दूसरा नाम और याद रखना है आपको, इसी भारमल को कहते हैं तिहरीमल। क्या कहते हैं? तिहरीमल। एग्जाम में कभी कभार तिहरीमल के नाम से भी यह शब्द पूछ लिया जाता है। तो भारमल ने 20 जनवरी 1562 को सांगानेर, जयपुर में क्या की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार। ठीक है, यही वह रियासत थी जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मुगलों के साथ कौन सा संबंध स्थापित किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली राजपूताने की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो भी कौन सी हो जाएगी? आमेर। और आमेर का शासक था भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, इसी को इतिहास में कहा जाता है जोधाबाई, इसी को इतिहास में कहा जाता है, बीकानेर के शिलालेख में इसको कहा जाता है योद्धाबाई। इस हरखाबाई, जोधाबाई, योद्धाबाई का विवाह भारमल ने, ध्यान रखना, 6 फरवरी 1562 को सांवर, जयपुर में, कहां पर किया था? सांवर, जयपुर में। किसके साथ कर दिया था साहब? मुगल शासक अकबर के साथ। किसके साथ किया था? मुगल शासक अकबर के साथ। तो देखिए, राजपूतों और राजपूताने की प्रथम रियासत आमेर थी जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राजपूत शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह मुगल शासक अकबर के साथ किया था 6 फरवरी 1562 को। कहां पर किया था? सांवर, जयपुर में। यह पूछा जा चुका है प्रश्न। अकबर की विवाह स्थली के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, किसको जाना जाता है? सांवर, जयपुर को। किसको जाना जाता है? सांवर, जयपुर को। इस बात का उल्लेख, प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध का उल्लेख की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख मिलता है बरवत का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बरवत का शिलालेख। बरवत का शिलालेख है बयाना, भरतपुर में। कहां पर है? बयाना, भरतपुर में। इस शिलालेख में इस बात का उल्लेख मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो बरवत का शिलालेख। अब देखिए, मैं आपसे बात करता मुगल राजपूत संबंधों की। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का काल समय पूछा जाता है 1526 से 1707। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। मुगल और राजपूतों के मध्य जो संधियां हुई थी, उन संधियों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना, राजपूताने की प्रथम रियासत आमेर थी जिसने मुगलों के साथ क्या की थी? संधि।
शासक कौन था? भारमल। इसी को क्या कहते हैं? तेहरीमल। 20 जनवरी 1562 सांगानेर जयपुर में की। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यही वह रियासत थी जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? बरवत का शिलालेख बयाना भरतपुर में। धीरे धीरे दोस्तों सभी रियासतों ने धीरे धीरे करके आपके सभी रियासतों ने आपके स्वाधीनता स्वीकार कर मुगलों की, लेकिन एक रियासत थी और उस रियासत को आप अच्छी तरह से जानते हो, और वो रियासत कौन सी थी? मेवाड़। इस मेवाड़ रियासत ने सबसे अंत में मुगलों के साथ संधि की थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ मुगल संधि का आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, तो आपको याद रखना है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 5 फरवरी 1615। और यह संधि कहां संपन्न हुई थी? गोगुंदा। और गोगुंदा कहां पड़ता है? आपका उदयपुर में। ठीक है। मुगल राजपूत मेवाड़ मुगल संधि का आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615। कहां पर संपन्न हुई? गोगुंदा, उदयपुर में। उसके बाद मेवाड़ शासक कौन था? अमर सिंह प्रथम। कौन सा? अमर सिंह प्रथम वर्सेस मुगल शासक कौन था? जहांगीर। इन दोनों के मध्य यह संधि हुई, और यह एकमात्र संधि थी दोस्तों जो बराबर की शर्तों पर हुई थी। कैसी शर्तों पर हुई थी? बराबर की शर्तों पर हुई थी। बराबर की शर्तों का मतलब क्या था दोस्तों? बराबर की शर्तों का मतलब यह था कि दोनों पक्षों की शर्तों को माना गया था इस संधि में। जैसे मैं आपको एक शर्त का उल्लेख कर रहा हूं, इस संधि मेवाड़ मुगल संधि के तहत यह शर्त रखी थी कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजपूतों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन राजपूत उसमें निर्माण कार्य नहीं करा सकते। और कर्नल टॉड ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यही इस संधि की ऐसी शर्त थी जो सदा के लिए मुगलों के अधीन कौन सी रियासत को कर गई? आपकी मेवाड़ रियासत को। तो आपको ध्यान रखना है, मुगल राजपूत संबंध में मैंने आपको बताया था, मुगल राजपूत संबंध के बारे में, तो राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन सी थी? आमेर। शासक कौन था? भारमल। 20 जनवरी 1562 कहां पर की थी? सांगानेर जयपुर में। उसके बाद सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली रियासत भी कौन सी थी? आमेर थी। और इसने हरखाबाई जोधाबाई या योद्धाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था 6 फरवरी 1562 सांवर जयपुर में। उसके बाद मुगलों के साथ अंतिम रूप से संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। कहां पर हुई थी? गोगुंदा, उदयपुर में। मेवाड़ शासक कौन था? अमर सिंह प्रथम। और मुगल शासक कौन था? जहांगीर। एकमात्र संधि थी जो दोस्तों बराबर की शर्तों पर हुई। और इस शर्त में, संधि की पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि इस संधि की पहली शर्त यह थी कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजपूतों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मुगल राजपूत संबंध में आपको ध्यान रखना है। यहां से अगर कोई प्रश्न उठता है तो वो प्रथम रियासत कौन सी थी, तो आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो कुछ चीज इसमें से लिखना या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, उसके बाद में मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। मिटा दो, चलो सर। मुगल राजपूतों की बात हुई, सबसे अंत में संधि करने वाली, मुगलों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़। पहली कौन सी थी? आमेर। देखिए साहब, उसके बाद मुगलों को राजपूताने से बाहर खदेड़ने के उद्देश्य से राजपूताने के मुगलों के खिलाफ राजपूताने का एकजुट होना, यह आपको याद रखना है। एक समझौता हुआ था जिसको इतिहास में कहा जाता है देवारी समझौता, और देवारी समझौता हुआ था, आपको ध्यान रखना है, सन
सॉरी दोस्तों, प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। मुगलों के विरुद्ध राजपूत एकजुट हुए और वो समझौता इतिहास में कहा गया था, कौन सा समझौता? देवारी समझौता। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। और देवारी समझौता कब हुआ था आपको ध्यान रखना है, 1708। देवारी स्थान कहां पड़ता है? उदयपुर में। देवारी समझौता कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया था आपको ध्यान रखना है। देवारी समझौते में एक तो कौन सी रियासत थी? मेवाड़। एक रियासत थी कौन सी? मारवाड़। और एक रियासत थी आपकी कौन सी? जयपुर। या इसको अपन जयपुर की जगह कौन सा पढ़ सकते हैं? आमेर। तो देखिए, मेवाड़ की ओर से भाग लेने वाला शासक था अमर सिंह सेकंड, और मारवाड़ की ओर से भाग लेने वाला जो शासक था वो था अजीत सिंह, और जयपुर की आमेर की ओर से भाग लेने वाला शासक था वो था सवाई जयसिंह। ये प्रश्न आपको आ सकता है। राजपूत शासक मुगलों के विरुद्ध एकजुट हुए और उस एकजुट होने के लिए कौन सा समझौता किया गया था? देवारी समझौता। देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। देवारी समझौते में कितनी रियासतों ने भाग लिया दोस्तों? 3 रियासतों ने। मेवाड़ की ओर से किसने भाग लिया? अमर सिंह सेकंड ने। मारवाड़ की ओर से अजीत सिंह ने। और आमेर की ओर से किसने लिया था? सवाई जयसिंह ने। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसी समझौते के तहत मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड ने, इसी समझौते के तहत मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह, किसका विवाह? चंद्रकवरी का जो विवाह था दोस्तों वो किसके साथ कर दिया था? सवाई जयसिंह के साथ। तो मेवाड़ समझौते के तहत आपको ध्यान रखना है, सॉरी, देवारी समझौते के तहत मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह किसके साथ किया था? सवाई जयसिंह के साथ किया था। और यही चंद्रकवरी इतिहास में किसके नाम से जानी जाती है? सिसोदिया रानी। कौन सी रानी? सिसोदिया रानी। आपको ध्यान रखना है, सिसोदिया रानी के नाम से, सिसोदिया रानी का मूल नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रकवरी। और सिसोदिया रानी का महल अगर आपसे पूछ लिया जाता है, राजस्थान जीके के अंदर ये प्रश्न चलता है, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, तो सिसोदिया रानी का जो महल है वो कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। तो राजपूत मुगलों के बारे में मैंने बात की थी आपसे। राजपूतों से, मुगलों से सर्वप्रथम संधि किसने की थी? आमेर रियासत ने। शासक कौन था? भारमल। कब की थी? 20 जनवरी 1562 सांगानेर, जयपुर में। अंतिम रूप से समझौता, अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और मेवाड़ का शासक अमर सिंह ने की थी, प्रथम ने। उसके बाद मुगलों के खिलाफ विरुद्ध एकजुट हुए थे राजपूत शासक, वो समझौता कौन सा था? देवारी समझौता। देवारी समझौता कब हुआ था? उदयपुर, 1708 ईस्वी में। मेवाड़ की ओर से कौन आता? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ की ओर से अजीत सिंह। और आमेर की ओर से कौन आया था? सवाई जयसिंह। इसी समझौते के तहत मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह जयपुर शासक किसके साथ कर दिया? सवाई जयसिंह के साथ। यही चंद्रकवरी इतिहास में किसके नाम से जानी गई? सिसोदिया रानी के नाम से। सिसोदिया रानी का महल कहां पर है? आपको याद रखना है दोस्तों, ये कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे की ओर चलता हूं आपसे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था, एक बार पुणे में आपको ध्यान से आकर्षित करना चाहता हूं। मुगल राजपूत संबंध की बात की थी, सबसे पहले मुगलों के अधीन हुए थे राजपूत। तो देखिए, सबसे प्रथम जो संधि करने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? आमेर। ठीक है दोस्तों, सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़। अर्थात पूरे राजपूताने पर अब किसका हुक्मराना चलने लगा था साहब? आपके मुगलों का। किसका? मुगलों का। मुगलों से परेशान हुए राजपूत, मुगलों के विरुद्ध एकजुट हुए राजपूत, और उस समझौते को कहा गया देवारी समझौता। ठीक है, उसके बाद 1707 ईस्वी में, समझौते से एक वर्ष पूर्व, आपको ध्यान रखना है, मुगल शासक किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की। किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की। और मुगलों की जो सत्ता थी उसका क्या हो गया? पतन हो गया। मुगलों की सत्ता पतन की ओर चली। अब मुगलों की सत्ता पतन की ओर चली, तभी एक नई शक्ति का जन्म हुआ, और उसे कहा गया था कौन सी शक्ति? मराठा शक्ति। कौन सी शक्ति? मराठा शक्ति। ठीक है, मराठा शक्ति का उदय होने का कारण क्या था? मराठा शक्ति का उदय होने का मूल जो कारण था वो था मुगलों की सत्ता का क्या होना? पतन की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे साहब कौन सा, अपन के आपको ध्यान रखना है, मुगल पढ़े, मुगलों के बाद में अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? मराठे। तो यहां तक क्लियर है? क्या चाह रहा है किसमें?
मुगल सत्ता के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कौन से साम्राज्य आ गया आपका? मराठा साम्राज्य। अब देखिए साहब, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि शेयर करते जाएं, थोड़ा सा शेयर करते जाएं, जो स्टूडेंट और जुड़ जाएं मुझसे। अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एक संबंध निकला है बस, मुगल संबंध। उसके बाद राजपूत और मराठा साम्राज्य की बात करूं तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? शिवाजी को। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिवाजी। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर नोट डाल के लिख लेनी है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। एक इतिहासकार का ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद, और वीर विनोद ग्रंथ लिखा है दोस्तों किसने? श्यामल दास ने। किसने लिखा है? श्यामल दास ने। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास ने शिवाजी के पूर्वज, किसके पूर्वज? शिवाजी के पूर्वज, शिवाजी के जो पूर्वज थे मालूजी, और मालूजी का जो संबंध बताया है वो कौन सी रियासत से बताया है? मेवाड़ रियासत से। कौन सी रियासत से दोस्तों? मेवाड़ रियासत से। तो आपको ध्यान रखना है, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? श्यामल दास। श्यामल दास ने शिवाजी के जो पूर्वज थे मालूजी, उनका संबंध कौन सी रियासत से बताया है? मेवाड़ रियासत से। ठीक है दोस्तों, अब मराठों की बात करता हूं मैं आपसे, बहुत अच्छा है। तो मराठों का राजपूताने में प्रवेश, मराठों का राजपूताना में प्रवेश प्रश्न आ चुका है। तो सर्वप्रथम मराठों का राजपूताने में प्रवेश हुआ था कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत में दोस्तों? बूंदी रियासत में। किसके समय प्रवेश हुआ था? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, किसके समय हुआ था? बुद्ध सिंह हाडा के समय। तो राजपूताने में सर्वप्रथम मराठे कौन सी रियासत में आए थे? तो बूंदी रियासत में। किसके समय आए थे? बुद्ध सिंह हाडा के समय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत एक शब्द निकल कर आया जिसका नाम क्या था? चौथ। अब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, चौथ क्या है? तो मराठों को राजपूतों द्वारा दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर। तो मराठों को आपको याद रखना है दोस्तों, चौथ किसको कहते हैं? तो मराठों को राजपूतों के द्वारा जो कर दिया जाता था उस कर को क्या कहा जाता था? चौथ। क्या कहा जाता दोस्तों? चौथ। मराठा साम्राज्य संस्थापक कौन हो गया? शिवाजी। मराठा सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रवेश किया? बूंदी रियासत में। प्रश्न आया हुआ है थर्ड ग्रेड 2013 उदयपुर का जो पेपर हुआ था उसमें सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, ये सर्वप्रथम मराठे कौन सी रियासत में आए थे? तो आपको ध्यान रखना है बूंदी रियासत में। किसके समय आए थे? बुद्ध सिंह हाडा के समय। समझौता हुआ किसको लेकर? चौथ। मराठों को दिया जाने वाला जो राजपूतों के द्वारा जो कर दिया जाता था मराठों को, वो कौन सा कर कहलाता था दोस्तों? चौथ। धीरे धीरे समस्त राजपूताने में दोस्तों मराठों का वर्चस्व बढ़ने लगा। अब मराठों का जब वर्चस्व बढ़ने लगा तो पूरी रियासतें अधिकतर परेशान थी दोस्तों, किससे? मराठों से। मराठों का उद्देश्य था अधिक से अधिक राजपूताने को लूटना। ठीक है दोस्तों, अब यहां से धीरे धीरे जब समस्त राजपूताने मराठों का वर्चस्व बढ़ने लगा तो आपको याद रखना है, इन मराठों के विरुद्ध राजपूत एकजुट हुए। मराठों के विरुद्ध राजपूत एकजुट हुए और उस एकजुट को कहा गया था, उस एकजुटता को लेकर एक सम्मेलन तैयार किया गया था और उस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्तों? हुरडा सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर रियासत याद होनी चाहिए दोस्तों कि हुरडा सम्मेलन कब, कैसे, कौन कौन सी रियासत, कौन कौन से शासकों ने भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले मुगल पड़े, मुगलों के बाद में कौन से? मराठा साम्राज्य की मैं बात करूं तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? शिवाजी। शिवाजी के जो पूर्वज थे मालूजी, उनका संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से बताया जाता है? तो मेवाड़ रियासत से। किसके द्वारा? वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? श्यामल दास। ठीक है, मराठों का सर्वप्रथम आगमन कौन सी रियासत में हुआ? बूंदी रियासत में। किसके समय हुआ था? बुद्ध सिंह हाडा के समय। राजपूतों के द्वारा जो मराठों को कर दिया जाता था उस कर को क्या कहते थे? चौथ। धीरे धीरे समस्त रियासतों में राजपूताने में मराठों का अत्याचार बढ़ने लगा और इन मराठों से परेशान होकर राजपूतों ने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? हुरडा सम्मेलन। इसको कॉपी में नोट कर लेना, पूरे हुरडा सम्मेलन को मैं आपको अच्छी तरह से कराऊंगा।
तो हुरडा सम्मेलन में आपको ध्यान रखना है कैसे हुरडा सम्मेलन कहां हुआ था, वो पूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। उतारते चलना दोस्तों। सबसे पहले लिखना है आपको ऊपर हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है 17 जुलाई 1734, और हुरडा नामक स्थान कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा। ठीक है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734, कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा। उद्देश्य क्या था इसका, तो आपको यह भी याद रखना है, इसका उद्देश्य था मराठों को राजपूताने से बाहर निकालना। मराठों को राजपूताने से बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, प्रयास किया गया था राजपूत शासकों के द्वारा। कौन से सम्मेलन को, हुरडा सम्मेलन को। ठीक है, अब देखिए साहब, हुरडा सम्मेलन का आयोजन, तो आपको ध्यान रखना है हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था, तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था, सवाई जयसिंह। शेयर करना दोस्तों इस पेज को, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कौन सी रियासत का था, आमेर। ठीक है, इस हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला कौन था, जगत सिंह। और जगत सिंह जी, जगत सिंह और जगत सिंह सेकंड, ये कहां का शासक था, मेवाड़। ठीक है, जबकि हुरडा सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, हुरडा सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, पृष्ठभूमि तैयार करने वाला शासक था संग्राम सिंह सेकंड। और संग्राम सिंह सेकंड कहां का शासक था, मेवाड़। लेकिन दोस्तों इसने हुरडा सम्मेलन की पृष्ठभूमि तो बनाई किसने थी, संग्राम सिंह सेकंड ने, लेकिन इस हुरडा सम्मेलन के आयोजन से पूर्व ही इनका क्या हो गया था दोस्तों, स्वर्गवास। ठीक है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, 17 जुलाई 1734, कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा में। इसका उद्देश्य क्या था, मराठों को राजपूताने से बाहर निकालना। ठीक, इसका आयोजन करता कौन था, सवाई जयसिंह। कहां का शासक था, आमेर का। अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह सेकंड। कहां का शासक था, मेवाड़ का। और इसकी पृष्ठभूमि का जो तैयार की थी वो किसने की थी, संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया, कौन कौन से शासकों ने भाग लिया, वो सारी चीज बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक स्टूडेंट आपके क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, भाग लेने वाली रियासत, भाग लेने वाली रियासत। तो भाग लेने वाली जो रियासत की वो कौन कौन सी थी, तो आपको एक लाइन याद रखनी है दोस्तों, और वो लाइन ये है, आज बीना को कम बूंद की जरूरत है, बूंद की जरूरत है। ये लाइन से आपको याद हो जाता तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अगर लाइन से याद नहीं होता, सीधा सीधा आपको रियासत लिख दूंगा, उससे भी याद हो जाएगा, कोई अदरवाइज मत लेना। ट्रिक देखिए, एक लाइन मैंने आपको इसलिए इजी बनाई है कि बहुत सी साहब याद नहीं होती, तो इस लाइन को अपन याद करने में परेशानी नहीं होगी। आज बीना को कम बूंद की जरूरत है, अर्थात इस लाइन में वो रियासतें थी राजस्थान की जिन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, हुरडा सम्मेलन में। तो देखिए साहब, इसमें अगर आपसे पूछा जाता है तो ये रियासत कौन सी हो जाएगी, आमेर। ये बी से कौन बनेगा, बीकानेर। और नागौर स्वतंत्र रियासत नहीं थी, लेकिन एक नागौर। और इधर कौन हो जाएगा, कोटा। ये कौन हो जाएगी, करौली। ये कौन हो जाएगी दोस्तों, मारवाड़। और ये हो जाएगी दोस्तों कौन सी, बूंदी। और एक और दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, और मैं एक को यहां लिख देता हूं आपको, किशनगढ़। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न यहां से कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। हुरडा सम्मेलन में राजपूताने की कितनी रियासतों ने भाग लिया, तो आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक रियासत और आपको याद रखनी है, ये कौन सी थी, आपकी मेवाड़। ठीक है, तो कुल कितनी रियासतों ने भाग लिया था हुरडा सम्मेलन में, 9 रियासतों ने भाग लिया। और इन 9 रियासतों के शासक कौन से थे, तो भाग लेने वाले शासक, भाग लेने वाले शासक, भाग लेने वाले शासक।
तो देखिए दोस्तों, सजो बी डी जी, अब दरवाजा खोलो। दोस्तों नीचे दिख नहीं रहा हो तो बता दीजिए, मैं आपको और ऊपर लिख सकता हूं इसको। तो हाँ ठीक है तो ना। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, मैंने आपको बताया था आमेर का शासक, तो आमेर का शासक कौन हो जाएगा? सवाई जयसिंह। क्लियर? ठीक है दोस्तों। बीकानेर का शासक आपको याद रखना है, बीकानेर का शासक हो जाएगा जोरावर सिंह। नागौर की ओर से किसने भाग लिया? तो आपको ध्यान रखना है बख्त सिंह। और कोटा की ओर से किसने भाग लिया? तो आपको यह याद रखना है दुर्जन साल। ऊपर लिखूं क्या? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा नीचे आ गया है, मैं इसको पुनः रिवाइज कर देता हूं, रुक जाओ एक मिनट। यहां पर लिखा था मैंने पहले आपको रियासतें। आज बीना को कम बूंद की जरूरत है। तो देखिए ये कौन सी हो जाएगी? आमेर, बीकानेर, नागौर, कोटा, करौली, मारवाड़, बूंदी और किशनगढ़। अब यहां आपको ध्यान रखना है शासक कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इन रियासतों में शासक कौन थे, तो वो लाइन आपको याद रखनी है, सजो बी डी जी, अब दरवाजा खोलो। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज दूंगा। आमेर का शासक कौन हो जाएगा? सैसे बनेगा सवाई जयसिंह। बीकानेर का शासक कौन था? जोरावर सिंह। नागौर का शासक बख्त सिंह। कोटा का शासक दुर्जन साल। करौली का शासक गोपाल पाल। मारवाड़ का शासक अभय सिंह। बूंदी का शासक दलेल सिंह। किशनगढ़ का शासक राज सिंह। तो एक बार आप इसको उतार सकते हो, पूरे होरडा सम्मेलन को उतार लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके बारे में नेक्स्ट इसके बारे में और चीजें बताऊंगा। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे बता दे कमेंट के माध्यम से। होरडा सम्मेलन को पूरा उतारें आप, फिर मैं आपसे आगे की बातें करता हूं दोस्तों। 2 मिनट उतार लीजिए आप इसको। उतार लिया आपने? पुनः समझना ध्यान से, एक बार पुनः मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं इस चीज को। मराठों की बात चल रही थी, मुगलों के बाद राजपूताना किसके अधीन हो गया था? मराठों के अधीन। और मराठों से राजपूताने सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, मराठा राजपूताने कौन सी रियासत में आए थे? बूंदी रियासत में। ठीक है, किसके समय आए थे? बुद्ध सिंह हाड़ा के समय। और एक चीज और नोट करके लिख लेना दोस्तों, राजपूताने में मराठों का आने का जो जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है वो आमेर शासक सवाई जयसिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? सवाई जयसिंह को।
उसके हस्तक्षेप भी रियासत में हस्तक्षेप करने के कारण बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी आनंद कवरी। आनंद कवरी ने, ध्यान रखना दोस्तों, मलराव जी और राणोजी सिंधिया को आमंत्रित किया था बूंदी में, इसलिए आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम कौन सी रियासत में आए थे, बूंदी रियासत में। उन धीरे धीरे मराठों का अत्याचार धीरे धीरे मैंने आपको बताया समस्त राजपूताने में बढ़ने लग गया, तो राजपूत परेशान हो गए। अब इन राजपूत मराठों के विरुद्ध एकजुट हुए और उस एकजुटता को क्या नाम दिया गया था आपका, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में। इस हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों को राजपूताने से बाहर निकालना। इसका आयोजन करता कौन था? सवाई जयसिंह। कहां का शासक था? आमेर का। अध्यक्षता किसने की थी हुरडा सम्मेलन की? जगत सिंह सेकंड ने। कहां का शासक था? मेवाड़। पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह सेकंड ने। लेकिन दोस्तों इन्होंने इसकी पृष्ठभूमि तैयार तो की, लेकिन इस आयोजन से पूर्व इनका क्या हो गया था? स्वर्गवास। कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया? तो आमेर रियासत ने। आमेर रियासत का शासक कौन था? सवाई जयसिंह। बीकानेर रियासत का शासक कौन था? जोरावर सिंह। नागौर का शासक वक्त सिंह। कोटा का शासक दुर्जन साल। करौली का शासक गोपाल पाल और मारवाड़ का शासक अभय सिंह। बूंदी का शासक दलेल सिंह और किशनगढ़ का शासक रहसे कौन बनेगा? राज सिंह। इन सभी शासकों के मध्य यहां पर सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में यह तय हुआ कि आगामी वर्ष रामगढ़ भीलवाड़ा में सभी शासक अपनी अपनी सेनाएं लेकर मिले। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों ये जो सम्मेलन था आपका हुरडा सम्मेलन, ये कैसा हो गया था? आपका विफल हो गया था।